हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी मेंस के जीएस पेपर एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर 6 को डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले देखा जाए तो जीएस के पेपर 1 से 5 तक को डिस्कस किया जा चुका है कि किस तरीके से आयोग के द्वारा पेपर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के रिपीटेशंस है या फिर एक स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। आज हम यहाँ पर पेपर 6 को भी इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसा रहा पेपर 6 और इसमें क्या कुछ पूछा गया है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर वीडियो अब तक नहीं देख रहे हैं उनको सभी को बता दें कि देखिए, अगर आपको यूपीपीएससी का एग्जाम 2026 देना है तो सारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखते चलिए। मिशन एसडीएम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और सारे वीडियो आपको देखते चलना है, क्योंकि हर एक वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस है आपके यूपीपीएससी 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन में। फिलहाल हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों को। इसके बाद यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से प्रीलिम्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के भी हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज का पेपर कैसा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कुछ रहा है, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पेपर में पूछी गई हैं। तो एनालिसिस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आखिर पेपर 6 आया कैसा है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से, या जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के सबसे पहले तो ये पेपर है। इसके पहले पेपर 5 भी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के है, लेकिन जहां यूपी का पेपर 5 अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से हैं, पॉलिटी से हैं, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट हैं, साइंस एंड टेक को लेकर के हैं। वहीं अगर हम पेपर 6 को देखें तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीज हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इकोनॉमी पोर्शंस को लेकर के है, ट्रेड और व्यापार को लेकर के है, सरकारी नीतियां पॉलिसीज़ को लेकर के हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर पहलुओं को इस क्वेश्चन इस पेपर में पूछा जाता है। इस साल का पेपर कैसा आया है, तो इस साल का अगर हम पेपर देखें तो बहुत टफ नहीं रहा है। पेपर 5 के मुकाबले पेपर 6 ज़्यादा मैं कहूँगा कि इजी है। दूसरा, ये पेपर करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है और सरकार की पॉलिसी मेकिंग से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ किया गया है और उससे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, यूपी के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक पोर्शन से कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे स्टैटिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी पर अगर आपकी समझ अच्छी है, थोड़ा सा यहाँ पे जो नॉलेज है वो आपको इंटरलिंकिंग करने का है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का रहा है, तो ये पेपर बहुत अच्छे से आप लिखा जा सकता है। टफ लेवल की अगर मैं बात करूं कि लेवल ऑफ पेपर कैसा रहा है, तो मैं मॉडरेट कहूंगा ना, बहुत यहाँ पर आपको टफ नहीं रहा है, पेपर अच्छा था, आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी था कि आप आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस अपनाएं वो क्वेश्चन को समझ करके, और क्वेश्चन कैसा आया है इसके लिए हम यहाँ पर एक एक करके सारे क्वेश्चन चलिए देखते हैं और उसमें क्या लिखा जा सकता है या क्या पूछा गया है उसको भी हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सारे वीडियो के एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते चलिए और यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब आप यूपी का पेपर 6 को तैयार कर रहे होंगे तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड किन चीजों को ध्यान में रखकर स्टडी करनी। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस आपको इसमें हेल्प करेगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कर सुधारों की, ठीक है, किस पर क्वेश्चन है, कर सुधारों पर की विवेचना कीजिए। तो सरकार के द्वारा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने किया क्या है। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखना है हमें, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या किया है जिससे कर के कह सकते हैं संग्रह करने में उन्हें बेहतरी हुई है, ज़्यादा टैक्स यहाँ पे कलेक्शन बढ़ा है और जो समस्याएं रही हैं उसको भी दूर करने में मदद मिली है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, अब इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ है, जैसे कि अब इसमें यहाँ पे सरकार के द्वारा टैक्स को लेकर के यूपी स्टार्टअप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टैक्स में हो रही समस्याओं को दूर करने को लेकर के इसमें काफ़ी सारे उपाय किए गए हैं जिससे टैक्स संग्रह बढ़ाएं, जिसमें से निम्नलिखित पहलुओं को समझना जरूरी है। अब इसमें यहाँ पे क्या क्या है वो लिख दीजिए। जैसे कि जीएसटी प्रणाली लेकर आई गई जिससे अप्रत्यक्ष करों को लेकर के जो चोरी हो रही थी उसमें यहाँ पर कमी लाई गई है। दूसरा, फेसलेस असेसमेंट प्रणाली लेकर आई गई है जिसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी हुई है। तीसरा, देखा जाए तो ई ट्रेजरी बिल लाया गया है जिससे राजस्व संग्रह बढ़ा है। चौथा जो काम यहाँ पे किया गया है, जैसे टैक्स या कर चोरी को रोकने को लेकर के डेटा एनालिटिक्स प्रारंभ की गई है जिससे ये पता लगाया जा सके कि कर कहाँ, मतलब व्यापार कितना हो रहा है, लोग खरीद कितना रहे हैं, उसके मुकाबले लोग टैक्स कितना जमा कर रहे हैं। तो डेटा जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी, ओडीओपी योजना,
जिसमें काफ़ी सारे कह सकते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को विकास और रोजगार और चीज़ों से जुड़ने का मौका मिला। नए उद्योग और साथ ही साथ यहाँ पर देखा है तो एमएसएमई सेक्टर का विकास हुआ और वहाँ पर भी टैक्स कलेक्शन को कैसे बेहतर करना था, तो सरकार ने देखा जाए तो ओडीओपी योजना से जुड़े हुए टैक्स इंसेंटिव को लेकर के यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं रही हैं इनके बारे में आपको लिखिए। इससे क्या होगा कि आप इसमें कर सुधार को लेकर के इससे क्या हुआ, तो पारदर्शिता बढ़ी, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे सरकार और व्यापारियों के मध्य एक भरोसे की स्थिति डेवलप हो रही है। साथ ही जीएसटी इत्यादि के माध्यम से जो टैक्स को लेकर के समस्याएं थी कलेक्शन से लेकर के रिटर्न में, वो प्रोसेस यहाँ पर आसान हुआ है। तो वो सारे पहलू यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ जानकारी अगर होगी क्या प्रयास क्या सुधार किए जा रहे हैं तो वो चीज आपको समझना जरूरी है। इसको लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है उससे लगातार अपडेट करना है। दूसरा देखिए, एक ऐसा ही लगातार चर्चा का विषय रहता है इन्वेस्ट यूपी, एक संकल्पना। अब इस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इन्वेस्ट यूपी की संकल्पना क्या है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको जो आंसर करना है वो इन्वेस्ट यूपी के बारे में। अब इन्वेस्ट यूपी आपको एक समझा जा सकता है कि शायद सरकार के द्वारा इन्वेस्ट को बढ़ाने को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई गई हो। जी नहीं, देखिए इन्वेस्ट यूपी अपने आप में एक संस्था जैसी है, ठीक है, एक संस्था है जो कि काम ये करती है कि किस तरीके से यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के ये काफी सारे प्रोजेक्ट कर, जैसे कि एमओयू साइन करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज का आयोजन करते हैं, कई सारे ऐसे इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम्स को भी आयोजित किया जाता है जिसमें यहाँ पर काफी सारे विदेशी यहाँ पर व्यापारियों को बुला करके यूपी में क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए उसको लेकर के एक सेमिनार वेबिनार्स होते हैं और लोगों फिर उसके बाद वहाँ पर आपको सरकार की क्या क्या यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग हुई है, क्या किस तरह सुधार किए गए वो बताया जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम होता है। सपोर्ट भी यहाँ पर देखा जाए तो नए उद्योगों को किया जाता है, जैसे टैक्स को लेकर रिलैक्सेशन हो गया, लैंड पूलिंग की व्यवस्था हो गई, ये सारा भी काम करते हैं। तो ये आपको बताना है कि इन्वेस्ट यूपी क्या है, एक संस्था है, काम क्या क्या है उनके वो यहाँ पर बताना है, और इसके काम के माध्यम से क्या है आर्थिक विकास कैसे सुनिश्चित हो रहा है। कि यूपी में देखा जाए तो फिर आपको थोड़ा डेटा देना है कि कितना टैक्स पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन कीजिए कि लाइक 2017 में इतना टैक्स कलेक्शन था, उसके बाद यहाँ पर अभी वर्तमान समय इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाया। जैसे कि अभी आपको देखा है तो बजट को लेकर के देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवे का यहाँ पर तेजी से विकास हो रहा है। तो इससे यूपी का जो विकास एक समय बीमारू राज्य हुआ करता था वह तेजी से विकसित होता हुआ राज्य यहाँ पर बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना था। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कहता है कि 2025 में प्रारंभ की गई ग्रीन स्टार रेटिंग सिस्टम, ये क्या है। देखिए ग्रीन स्टार रेटिंग सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये सरकार के द्वारा कुछ इस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया में पर्यावरण के संरक्षण का भी काम करे, यानी कि इंडस्ट्री को जो होती है पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड की जाती है कि कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा कितना यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर या कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, उस बेसिस पे कार्बन उत्सर्जन भी आप इस पहलू को इसमें जोड़ सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, उस आधार पर रेटिंग। तो 1 से 5 तक यहाँ पर इस तरह की रेटिंग दी जाती है, सबसे ज्यादा रेटिंग वाली यानी सबसे कम उत्सर्जन और पर्यावरण के जो कार्बन एमिशन है सबसे कम करती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा संरक्षण को लेकर के जो प्रयास हैं, तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं कि ग्रीन स्टार रेटिंग उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर दे गई प्रारंभ की गई। इसके तहत 1 से 5 तक रेटिंग दी जाती है जिसमें कार्बन उत्सर्जन के पहलू शामिल हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी के पहलू यहाँ पर शामिल हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रियाएं आपको शामिल हैं, तो वो यहाँ पर आपको इसमें पॉइंट लिखना है। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो बढ़ते हुए प्रदूषण में नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी, शहरों के स्वच्छ वातावरण या फिर जो लगातार प्रदूषण की समस्या है उसमें भी निजात मिलेगी। इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ देखा जाए तो पर्यावरण सर्जन के साथ संरक्षण यहाँ पर या पर्यावरण यानी कि विकास बनाम पर्यावरण की जो बहस है उसको भी नियंत्रित करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप लिखें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, उत्तर प्रदेश में बायोमास ऊर्जा को नवीकरणीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, वर्णन कीजिए। बिल्कुल सही है। देखिए बायोमास ऊर्जा जो है सरकार के द्वारा लगातार इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें गोबर गैस प्लांट हो गई या कंपोजिट जो हो गई आपके अवशिष्ट पदार्थों को लेकर के इस तरीके के प्लांट लगाए जा रहे हैं, वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है और उससे यहाँ पर बायोगैस उत्सर्जित की जा रही है। उसका प्रयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जा रहा है। इससे फायदा क्या है कि एक तरफ से आपको जो अवशिष्ट निकल रहे हैं
उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा था उसमें भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो एनर्जी की आपकी कमी है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है उसमें ग्रामीण और लोगों को इसमें शामिल करने से आय भी यहाँ पर इनकम हो रही है। चौथा, पर्यावरण को भी देखा है, जो नुकसान की समस्या है उससे भी यहाँ पर आपको निजात मिल रही है। तो ये सारे पहलू यहाँ पर आपको लिखना है। तो सरकार के द्वारा सहयोग यहाँ पर दिया जा रहा है। बायोगैस ऊर्जा क्या होती है, उसमें किन चीज़ों का प्रयोग होता है, इससे लोगों कैसे जोड़ा जा रहा है, उससे क्या फायदा है, सरकार की सब्सिडी और कृषि को के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया है, जो योजना बनाई गई है, उस पहलू को लिखते हुए इस उत्तर को आसानी से किया जा सकता है। बहुत अच्छा आंसर आप कर सकते हैं सभी पहलुओं को लिखते हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेशम इंडस्ट्री को डेवलपमेंट को लेकर के सरकार के द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि मलबरी असेसमेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, साथ ही यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी योजना है, साथ ही रेशम उत्पादन से संबंधित इंडस्ट्री को यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइडेशन का काम करती हैं। इसके अलावा रेशम से जुड़ी हुई फसलों को यहाँ पर बीमा और इत्यादि की यहाँ पर जिस तरह के सरकार द्वारा पहल की जा रही है, तो इससे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं और सब्सिडी योजनाएं हैं, या फिर हम कहें इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, या फिर आपको देखा जाए आर्थिक सहायता प्रोग्राम हैं, तो वो जो पहलू हैं सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं उनको यहाँ पर एक तरफ लिखना है। दूसरा, यहाँ पर देखिए इन योजनाओं के बारे में फिर फायदा क्या है। तो एक तो रेशम इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, दूसरा किसानों को देखा जाए तो आय की एक बेहतर स्थिति प्राप्त हो रही है, तीसरा किसी भी समय में फसल अगर खराब हो रही है तो उनको आर्थिक सहायता और पैकेज भी यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, चौथा काफ़ी लोगों को इससे नए उद्योगों में जुड़ने का मौका यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, यूपी को एक नया रेशम इंडस्ट्री के तौर पर विकसित हो। और रेशम यहाँ पर देखा जाए तो इससे क्या होता है, कपड़े उद्योग को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो जो आयात की यहाँ पे समस्या रहेगी उससे भी यूपी को फायदा मिलेगा कि कम किसी दूसरे राज्यों पे या देशों पर निर्भरता कम होगी, और यूपी में रेशम के साथ जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, उसको भी इससे सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर फोकस ये रखना है सरकार की योजनाएं और उसके इम्पैक्ट को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, जो डिटेलिंग यहाँ पर है कि मृदा स्वास्थ्य, बढ़ती इनपुट लागत, उत्तर प्रदेश में कृषि स्थिरता के लिए खतरा है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो मृदा स्वास्थ्य को लेकर के। मृदा स्वास्थ्य क्या है, देखिए मृदा को लेकर के आप जो जैसे किसान हैं, किसानों के द्वारा लगातार फसलें ली जा रही हैं, खेती की जा रही है, लेकिन खेती करने के दौरान क्या होता है, कई बार केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जाता है, सिंचाई बहुत ज़्यादा कभी कर दी जाती है। इससे क्या होता है, जो मृदा की उर्वरता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मृदा की उर्वरता कम होने से फिर फसलों को नुकसान होता है, अच्छे उत्पादन नहीं होता है, किसानों की आय में कमी आती है और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसको लेकर के देखा जाए तो मृदा स्वास्थ्य में क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी, और भी ज़्यादा फिर आप किसानों के द्वारा और भी ज़्यादा फिर केमिकल्स और भी ज़्यादा सोचेंगे, यार फसल कम हो रही है और खाद डालो और पानी डालो और सिंचाई करो, इससे लागत बढ़ती है। लागत बढ़ती है तो वहां पर फिर किसानों को आपको लाभ कम होता है, क्योंकि अगर लागत ज़्यादा है, दाम आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, एमएसपी इत्यादि की यहाँ पर आपको कमी है, बिचौलियों की समस्या है, तो किसानों की आय यहाँ पर प्रभावित होती है। इससे कृषि के यहाँ पर देखा जाए तो फसलों को या किसानों की आय अगर प्रभावित हो रही है, धीरे धीरे उनका फायदा में कमी आती है, तो कई बार वो फसल या किसानी करना छोड़ भी देते हैं, तो इससे समस्या उत्पादन को लेकर के भी होती है। अब इसको लेकर के फिर कृषि स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न होता है, तो सरकार क्या कर सकती है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजना जिसमें मिट्टी का परीक्षण करना, किस तरह की चीज़ों की कमी है उसके अनुपात में यहाँ पर वैज्ञानिक किसान समायोजन कह सकते हैं कि कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को किस तरीके की मिट्टी में किस तरीके के केमिकल्स या फिर हमें यहाँ पे उर्वरक का यूज़ करना है, कैसे यहाँ पर खेती करनी है, किसके बाद कौन सी फसल लेती हैं, इस तरह की जानकारी प्रोवाइड कराएं। इससे साथ ही साथ सरकार द्वारा सब्सिडी इत्यादि प्रोवाइड कराया जाना, जिससे किसानों की आय यहाँ पर लागत जो है वो कम हो और उनको उत्पादन बेहतर हो, मृदा जो की स्वास्थ्य जो होती है वो भी प्रभावित ना हो, और यहाँ पर सही मात्रा में के अनुपात में उर्वरकों का प्रयोग हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कृषि की स्थिरता को भी बनाए रखा जा सकता है, किसानों की आय को भी सपोर्ट मिलता है, साथ ही यहाँ पर मृदा के स्वास्थ्य को भी बनाए रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, क्या कहता है, नगरीय अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लेख कीजिए।
अब नगरीय अपशिष्ट एक बड़ी समस्या है, आप सभी को पता है, ठीक है। दिल्ली हो या कोई भी बड़ा शहर, जितनी ज्यादा लोग उतने ही ज्यादा नगरीय अपशिष्ट, डेली का कूड़ा कचरा घर से जो निकलता है, ठीक है। इसके अलावा सड़कों पर, इसके अलावा घरों के अलावा जो भी मॉल्स इत्यादि हैं, जो भी दुकानें हैं, जो भी फल इत्यादि सब्जियों इत्यादि, हर जगह पे अलग अलग तरीके का काफी सारा कचरा जो है डेली बेसिस पे होता है। अब इसको आप कहाँ, या तो शहरों में कहीं एक जगह 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 पे आप कूड़े की वाली जगह बना दें, इससे बदबू फैलती है। शहरों की जो स्वास्थ्य जो वायु रहती है, जो कह सकते हैं कि एक इमेज रहती है, वो प्रभावित होती है। तो क्या करते हैं, नगरों की अवशिष्ट को हम वैज्ञानिक प्रसंस्करण निस्तारण है उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या कर रही है उसके बारे में फिर बताना है। तो पहले नगरीय अपशिष्ट क्या है उसके बारे में बता दिया। अब इससे समस्या हो रही है, इसको लेकर यूपी सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि नगरीय अपशिष्ट को सबसे पहले इसका अलग अलग करना, अलग अलग करने का मतलब श्रेणीबद्ध कर देना कि कौन से यहाँ पे ग्रीन होंगे, कौन से ब्लू होंगे, कौन से यहाँ पे रेड होंगे, कौन से ब्लैक होंगे। इस तरह के बॉक्स 4 से 5 शहरों में रखे जाएं, जिसके माध्यम से जो कूड़ा कचरा है उसका एक श्रेणीबद्ध कर दिया जाए कि ग्रीन बॉक्स में कौन सा कूड़ा डालना है, रेड बॉक्स में कौन सा कूड़ा डालना है, ब्लू बॉक्स में कौन सा कूड़ा डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाए। फिर उस कूड़े का जो प्रयोग करना है कि किसका हम बायोगैस इत्यादि के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसको रिसाइकिल किया जा सकता है, किसको यहाँ पर आपको बाकी देखा है जिसका यूज नहीं हो सकता है, उसको फिर हम वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल साइट को यहाँ पर भरें, एक अलग जगहों पर लैंडफिल साइट क्रिएट की जाए, वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। इसके अलावा बायोगैस जैसी चीजों को उत्पन्न करके बायोगैस की सप्लाई की जा सकती है। जो रिसाइकिल किया जा सकता है उसको रिसाइकिल प्लांट लगाया जाए, वहां पर उनको रिसाइकिल करके वापस से प्रयोग में लाया जाए। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम यहाँ पर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं कि जो रिसाइकिल प्लांट लगाए जा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर सरकार के द्वारा कूड़े कचड़े का यहाँ पर वर्गीकरण किया जाना, डोर टू डोर यहाँ पे कलेक्शन की भी व्यवस्था है। जैसे कई सारी जो गाड़ियां हैं शहरों में आती हैं नगर निगम की, जो यहाँ पर कचड़े को कलेक्ट करने के लिए निकलती हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं उसमें कचड़े में डाल देते हैं। और लैंडफिल साइट्स का भी कई जगहों पर प्रयोग किया जा रहा है जो वैज्ञानिक तरह से उसका निस्तारण कर रहे हैं। तो ये पहलू इसमें हम लिख सकते हैं। तो अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सारा कुछ नहीं है, नॉलेज बस यहाँ पर आपको होनी चाहिए क्रमबद्ध तरीके से। देखिए क्वेश्चन छोटा है, 8 नंबर का है, 125 शब्दों में लिखना है, तो बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है, टू द पॉइंट क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना है। आगे पीछे ऐसी चीजें नहीं है कि कोई चीज कहीं भी पॉइंट डाल दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ड्रोन दीदी योजना क्या है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान देती है। देखिए ड्रोन दीदी योजना जो है ये स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ड्रोन चलाने में प्रशिक्षण देती है, ठीक है। इससे आप स्टार्ट करें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस योजना के बारे में थोड़ा सा आपने जानकारी दी। अब बताना है कि ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान दे रही है। देखिए हो क्या रहा है, अब महिलाओं को अगर आपने ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे दी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, तो ड्रोन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कीटनाशक हो गई या दवाएं हो गई, का छिड़काव करना हो गया, आपको पानी का छिड़काव करना हो गया, दवाइयाँ हो गई, उर्वरक हो गया, इसके अलावा निगरानी करनी जैसी व्यवस्थाएं भी हो गई, मैपिंग की जानकारी यहाँ पर हो गई। तो ये सारा काम महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है। इससे क्या होगा, अब ड्रोन चलाना सीख गए हैं तो उसका प्रयोग करना जानते हैं, तो जिसको भी काम होगा कि भाई मेरे खेत में पानी डालना है, सिंचाई करनी है, निगरानी करनी है, तो उससे उनको आय की एक स्रोत डेवलप होगा। दूसरा, ड्रोन को लेकर के यहाँ पर कई सारे लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा, जो स्थानीय स्तर पर महिलाएं होंगी वो रोजगार से आपको जुड़ती हैं, तो आय के यहाँ पर इनकम स्रोत जनरेट होंगे। महिलाओं का इससे सशक्तिकरण होगा, एक तो रोजगार के पहलू के माध्यम से, दूसरा आय के माध्यम से, तीसरा तकनीकी और नवाचार से यहाँ पर जानकारी का सम्मिलित होने से। नई यहाँ पर आपको देखा है बदलते हुए परिवेश में तकनीकी नवाचार की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे ग्रामीण महिलाओं का परिचित होना वो उस क्षेत्र के विकास और ग्रामीण स्तर के विकास को भी यहाँ पर हेल्प करता है। तो इस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ पर संभव होगा। तो ये जो जानकारी यहाँ पर इस ड्रोन दीदी योजना के तहत आप कर सकते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगला पूछा गया, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, उसके प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए, इसे कम करने के प्रभावी उपाय को सुझाइए। देखिए एनवायरनमेंट का एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार चर्चा का विषय है। रीजन क्या है, सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि वन्यजीव मानव संघर्ष बढ़ क्यों रहा है। देखिए अगर आप वनों की कटाई कर देते हैं, जो वन्य जीव है वो वनों में रहता है,
इसीलिए उसे वन्य जीव कहा जाता है। लेकिन मानव के प्रयोगों के कारण, कहीं खनन के कारण, कहीं आवासीय व्यवस्था के कारण, कहीं खनिजों को लेकर के, कभी हाईवेज बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के वनों की कटाई हो जाती है। तो उसके कारण क्या हो गया, जब वन यहाँ पर कट जाएंगे तो वो वन्यजीव जो होंगे खेतों की ओर, शहरों की ओर और गांवों की ओर पलायन करना शुरू करते हैं, इंटर करते हैं। इससे क्या होता है, मानव जीव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कभी मानवों को भी हानि होती है और कभी वन्य जीवों को भी नुकसान होता है। अब यहाँ पे कहा है कि जो कारण है उसको बताने के साथ साथ इसे कम करने के प्रभाव बताने हैं। तो कारण तो ये हो गए। अब इसे कम करने को प्रभाव क्या हो सकते हैं? एक तो मानव और वन्य जीवों को लेकर के एक इको सेंसिटिव जोन्स को विकसित किया जाए, वनों के संरक्षण के प्रयास किए जाएं, वृक्षारोपण वनारोपण की प्रक्रिया डेवलप की जाए, फेंसिंग की व्यवस्थाएं हो, ड्रोन इत्यादि के प्रयोग से इनकी निगरानी की व्यवस्था हो, साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी जागरूकता के प्रयास भी इसमें शामिल हो। ये सारे जो पहलू हैं इसको अपनाए जा सकते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष आपको कम किया जा सकता है। जागरूकता अभियानों के माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्षों में वन्य टीम जो है उनको सूचित करना, ताकि सही समय पर उनको रोका जा सके और उस तरह कोई भी हानि होने से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में विज्ञान प्रदर्शनी, मेले और अभियानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब यूपी में ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इन 3 चीजों पर आपको आंसर लिखना है। पहला विज्ञान प्रदर्शनियों का रोल, दूसरा मेले का रोल, तीसरा अभियानों का रोल। क्या कर रही है? देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी जो होती है इसमें वैज्ञानिक स्तर पे क्या कुछ नया डेवलप किया जा रहा है और वो किस तरीके से आपके उपयोग में आने वाला है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी होती है, ड्रोन्स हैं या अन्य तरीके की गैजेट्स होते हैं, उसको लगाया जाता है, उसकी जानकारी होती है। लोगों को विज्ञान प्रदर्शनी में आकर्षित किया जाता है, युवाओं को खासकर। इसमें आपको किसान हो सकता है, युवा हो सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, जिससे यहाँ पर लोगों को जागरूकता होती है, नवाचार की प्रक्रिया आपको विकसित होती है। वैज्ञानिक मेले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल और कॉलेजों का इसमें समावेशन होता है, जिससे नई नवाचार तकनीकों के विकास, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के जानकार लोगों का समागम। और आयोजनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अभियानों की बात करें तो सरकार के द्वारा जैसे डिजिटल साक्षरता मिशन हो गए, डिजिटल अभियान हो गए, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हो गए, उसमें यहाँ पर आपको देखा जाए तो बदलते परिवेश में नए वैज्ञानिक पहलुओं का किस तरीके से विकास हो रहा है, उसका आपके जीवन में किस तरीके यूज हो रहा है, उसको लेकर के अभियान चलाया जाना, विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाना, हैकाथॉन जैसी चीजों का आयोजन किया जाना, जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इत्यादि के प्रयोग के माध्यम से अभियान चलाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई वैज्ञानिक तकनीकों, चीजों और उससे परिचित हो सकें, उसके बारे में उसका प्रयोग को जान सकें। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा यह होता है कि आपको वैज्ञानिक सोच का एक तो विकास होता है, दूसरा नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, तीसरा दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों किसानों हर वर्ग के लिहाज से नई तकनीकों के विकसित होने में सहायता मिलती है, चौथा विज्ञान और यहाँ पे आमजन में एक सामंजस्य स्थापित होता है, और इसका फायदा होता है इंडस्ट्री के ग्रोथ, विकास और नई यहाँ पर सोच का विकास, आने वाली पीढ़ी को कुछ नया करने और सीखने की व्यवस्था का विकास, और इससे प्रदेश में पूरे देखा जाए तो एक वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ यहाँ पर विकास है, उसे अपनाने की प्रक्रिया यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये यहाँ पर एक फायदा आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन जो 1 से 10 तक हमने देखे हैं। इसमें मोस्टली देखा है तो इकोनॉमिक डोमिनेंट है, साथ ही यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं उस पहलू को इसमें शामिल किया गया है। वैज्ञानिक सोच, तकनीकी नवाचार, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जैसे पहलू यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसको लिखना भी इन सारे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पहलुओं को टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा विस्तारीकरण नहीं, क्रमबद्धता का ध्यान रखना है और जिस पहलू के बारे में पूछा गया सिर्फ उसी पर यहां पर आंसर करना है। अब आते हैं थोड़ा सा उन पहलुओं पर जहां आपको ज्यादा विस्तार की जरूरत है। एनालिटिकल के साथ साथ कई पहलुओं के विस्तारीकरण की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 11 से 20 तक। अब इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो 11 पूछता है, जो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए महिलाओं और बच्चों के कल्याणकारी योजना जैसे पहलुओं पर फोकस है। क्या पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दशक में
कार्यान्वित महिलाओं और बच्चों के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लाभ और चुनौतियां क्या रही? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, एक योजना जो महिलाओं के दृष्टिकोण से, कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके अलावा स्कूल चलो अभियान जैसे चीजें हैं। ये बच्चों से रिलेट करते हैं, शिक्षा से रिलेट करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को रिलेट करते हैं, साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा लैंगिक विभेद की समस्या को कम करते हैं। इसके साथ साथ जो होती है हम प्रदेश जो सोच यहाँ पर है उसको बदलने में आपको हेल्प करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी बोलते हैं, सिर्फ लाभ नहीं बताने हैं, चुनौतियां भी बतानी हैं। तो चुनौतियां क्या हैं? जैसे जागरूकता की कमी का होना, सभी को यहाँ पर उसके लाभ और चुनौती अभियानों को यहाँ पर सामंजस्य स्थापित ना होना, कई बार गरीबी इत्यादि की समस्या होती है, शिक्षा में यहाँ पे बाधा बन रही है, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित ना होना, जानकारी इत्यादि का अभाव होना भी अभी भी बना हुआ है। तो इसको दूर करने को लेकर के सरकार ज़्यादा बेहतर प्रयास कर सकती है, अभियान चलाए जा सकते हैं, प्रशासनिक यहाँ पे सहयोग इसमें होना ज़रूरी है, ग्रामीण स्तर पे लोगों को इसमें शामिल करना। तो ये सारे पहलू हैं जिसको हम इसमें शामिल करके इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसमें सारे पहलू लिखने हैं। योजनाएं क्या हैं, किस लिए चलाई गई हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, उसमें चुनौतियां क्या हैं और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। ये 4 अलग अलग प्रोस्पेक्टिव जो हैं इस क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है जो आप लिखेंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लिखेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की शुरू की गई, यूपी सरकार के द्वारा उसे यहाँ पे चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार उसको लेकर के फंडिंग बाकी चीजें यहाँ भी कर रही है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भूमिका का मूल्यांकन करना है, विस्तृत विश्लेषण कीजिए। देखिए, सबसे पहले डिफेंस कॉरिडोर क्या है, तो 6 जिलों को मिला करके एक डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया गया है। अब इसमें उनका नाम बता देना है, लखनऊ, झांसी, आगरा, कानपुर। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो इसमें क्या बनाया जा रहा है उसके बारे में लिखिए कि आपको ब्रह्मोस मिसाइल हो गई जो लखनऊ में बन रही है, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, रडार सिस्टम बन रहे हैं, तोप बन रही हैं, गोले बन रहे हैं, बंदूकें बन रही हैं, उनके बना। इसका फायदा क्या है? इससे इंडस्ट्रियल विकास हो रहा है, जिस क्षेत्र में बनाया जा रहा है उनका औद्योगिक विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। यूपी को ये देखा जाए तो नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से निर्यात बढ़ेगा, राजस्व की आय होगी, फायदे बताने हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखा है तो समस्याएं क्या हैं। फायदा एक पहलू और ये भी कह सकते, जैसे बुंदेलखंड में क्षेत्र जो कि पिछड़ा हुआ था उसके विकास होने के पहलू भी इसमें शामिल है। चुनौतियां क्या हैं कि लोगों को स्किल की कमी, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस तरह की, यहाँ पर लोगों की जानकारी नहीं होने के कारण रोजगार की समस्या, स्किल्ड लोगों की कमी होना, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच की अभी भी समस्या का होना। तो इसमें को दूर करने को लेकर सरकारी फंडिंग का होना, स्किल प्रोग्राम्स चलाया जाना, पीपीपी मॉडल पे देखा जाए तो सहयोग और अपस्किलिंग की जा सकती है और इससे यूपी के विकास में डिफेंस कॉरिडोर का विकसित और रक्षा क्षेत्र में मजबूती का हासिल करना और निर्यातोन्मुखी यहाँ पर बाजार का विकसित होने में यूपी को फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के लक्ष्य, उद्देश्य और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के का दिए जाने वाले सरकार के प्रोत्साहन का उल्लेख कीजिए। देखिए, सरकार के लगातार यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का उद्देश्य यह है ऊर्जा की जरूरतों को पूरी करना, ऊर्जा के बहुविकल्पी स्रोतों को विकसित करना, नई इंडस्ट्री को सहारा देना। तो ये सारे प्रोग्राम हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, उसके उद्देश्य हमने बताए। लाभ यहां पर यह है कि आपको देखा जाए तो लक्ष्य और उद्देश्य, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन क्या दिया जा रहा है, सब्सिडी जैसी प्रोत्साहन योजना है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आपको देखा जाए तो लैंड पूलिंग व्यवस्था है उसमें आपको हेल्प की जा रही है, टैक्स को लेकर के छूट जैसी व्यवस्थाएं हैं। फायदा यहाँ पे क्या होगा कि नई इंडस्ट्री का विकास होगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के माध्यम से ये संभव हो सकेगा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का ज़्यादा उपयोग होगा, पर्यावरण में जो कार्बन एमिशन है उसमें यहाँ पर कमी होगी, लोगों के पास ज़्यादा बेहतर विकल्प होंगे जिससे यहाँ पर आपको कीमतों में भी कमी आएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इसमें आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में
खनन उद्योग की खराब स्थिति खनिजों की कमी के कारण नहीं बल्कि खराब प्रबंधन के कारण है। उपरोक्त कथन का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फोकस आपको बुंदेलखंड का करना है। तो बुंदेलखंड की ज्योग्राफी अगर हम देखें क्या है कि बुंदेलखंड में खनिज की उपलब्धता है, लेकिन समस्या क्या है कि उस क्षेत्र में खनिज के उत्पादन को लेकर ना ही कोई यहाँ पर पॉलिसी है, भ्रष्टाचार की समस्या है, जरूरत से ज्यादा दोहन हो रहा है, लैंड माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जो है बहुत ज्यादा वहां पर है, और प्रशासन की यहाँ पर कई बार मिलीभगत भी रहती है या लूपहोल्स रहते हैं, जिसके कारण ये समस्या लगातार बढ़ी हुई है। इसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब इसमें खनिजों की कमी के कारण नहीं है बल्कि खराब प्रबंधन के कारण है। तो खराब प्रबंधन की समस्या क्या है कि खनिज उत्पादन को लेकर के एक सही नीति का ना होना, प्रशासनिक व्यवस्था पर सही तरीके से उस नीतियों का पालन ना होना, भू माफियाओं के विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई ना करना। साथ ही देखा जाए तो इस क्षेत्र के आवंटन को लेकर के, खनिज आवंटन को लेकर के पॉलिसी बनाई जाए। उसमें यहाँ पर प्रशासन को पहले तो चुस्त दुरुस्त होना होगा, पॉलिसी को सही तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी बनाना है। ऑनलाइन आप बोली लगा सकते हैं, या सरकार की तरफ से यहाँ पर कंपनियों को बुला करके इस क्षेत्र में खनन को बढ़ावा देना, लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, भू माफियाओं को विरुद्ध कार्रवाई करके उनको इस क्षेत्र से बाहर करना। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा, आर्थिक इकोनॉमी डेवलप होगी, नई इंडस्ट्री यहाँ पर आपको लगाई जाएंगी, और उस इंडस्ट्री के जो भी खनिज का उत्पादन कर रही है उसका एक परसेंटेज होता है इस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाए, ऐसी पॉलिसी भी बनाई जाए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जिससे न सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्री का विकास हो, इस क्षेत्र में नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उस खनिज का यहाँ पर उनको फायदा भी मिले। इस तरीके से हम बुंदेलखंड क्षेत्र को यहाँ पर, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यूपी का, उसको विकसित कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, खनिज की उपलब्धता है, कौन कौन से जिले हैं वहां पे खनिज भी आप कुछ बता सकते हैं, फिर वहां पे समस्याएं क्या हैं, फिर उसमें खराब प्रबंधन कैसे समस्या बन रहा है, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, उस क्षेत्र का विकास कैसे संभव होगा, ये सारे पहलू यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन एवं सहायक व्यवसायों के एकीकृत विकास से उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति कैसे संभव है, विवेचना कीजिए। अब देखिए, इसमें पहलू है, एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा रहता है कि किसानों की आय दोगुनी करने वाला, उसी को आधार बना के हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर हमेशा किसानों की आय का एक प्राथमिक स्रोत है, लेकिन जैसा हमें पता है कि किसानी करना अपने आप में एक जुआ खेलना जैसा है, क्योंकि मौसम अच्छा है नहीं है, फसल के समय नहीं है, फसल के बाद नहीं है, फसल खड़ी हो गई जब काटने के समय तब मौसम खराब हो जाए, किसी भी स्थिति में अगर मौसम खराब होता है, बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो वो हर फसल के लिए अलग तरीके का माहौल चाहिए होता है जिससे वो खराब हो सकती हैं अगर वो नहीं मिला तो। अब ऐसी स्थिति में इसके अलावा सब कुछ अच्छा भी हो जाए तो कई बार सही मूल्य नहीं मिलता है, जिससे किसानों की समस्या होती है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहलू लेकर आए गए, जिसमें पहला है बागवानी। बागवानी क्या है? देखिए, बागवानी किसानी के साथ की जाती है, एक मिक्स खेती को बढ़ावा देती है, जिससे अल्टरनेटिव्स भी डेवलप होते हैं और साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। नए बागवानी के कारण आपको नया उत्पादन मिलता है, जिसको सेल करके आप आय के स्रोत जनरेट कर सकते हैं। दूसरा इसी में एक पहलू और है, जैसे मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के माध्यम से किसानों की आय को दोगुनी करने के एक और यहाँ पे स्रोत है, जिसमें किसानी के साथ साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद आप उसको मत्स्य पालन करके आप इनकम का एक स्रोत डेवलप कर सकते हैं। सरकार की कुछ योजनाएं जो हैं मत्स्य पालन को, वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। सहायक व्यवसायों को एकीकृत विकास से आप कैसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं? इसके अलावा डेयरी फॉर्म्स को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं कि किसान खेती भी कर सकता है, बागवानी और डेयरी को साथ में लेकर के चल सकता है। डेयरी के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत आपको डेवलप कर सकते हैं, घी, दूध और दही इत्यादि को सेल करके, उससे वहां पर किसानी को भी एक सपोर्ट मिलता है। फसल खराब भी हो जाती तो उसको भी यहाँ पर सहायता मिलती है। इसके अलावा आपको बीमा इत्यादि की प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं, जिससे किसान को सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और डेयरी जैसे उत्पादों को सहायक व्यवसायों के तौर पर बढ़ावा देने से किसानों की आय भी बेहतर होती है, नए विकल्प विकसित होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कृषि पर निर्भरता भी हमारी कम हो जाती है। तो ये पहलुओं को आपको इसमें लिखना है। सारे व्यवसायों को क्या है, सरकार क्या कर रही है, किसानी की आय से कैसे बेहतर हो रही है, तो वो सारे पहलू को ऐसे 3 से 4 पॉइंट्स को
25-25 शब्दों में लिख करके आप लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में कृषि जोखिम प्रबंधन पर फसल बीमा योजनाओं उनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे सरकार के, केंद्र सरकार की योजनाएं, यूपी सरकार की योजनाएं, फसल बीमा को लेकर के, मौसम खराब होने पर, क्रॉपिंग्स पर, या फिर उसके आवंटन को लेकर के दिखाया तो सरकार द्वारा ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करना, फसल के उत्पादन से लेकर के उसके कटाई तक यहाँ पर उसके बीमा पॉलिसीज होना, खराब होने पर उसका ड्रोन इत्यादि के माध्यम से मूल्यांकन करना और उसका उचित मुआवजा देना, जिससे किसानों की फसल खराब होने पर भी उन्हें आय यहाँ पर उनकी या एक सपोर्ट यहाँ पर आर्थिक तौर पे मिल जाती है। लेकिन फिर समस्याएं भी बताइए। समस्याएं ये हैं कि कई बार बीमा कंपनियों के द्वारा तय समय पे मुआवजा नहीं दिया जाता है, मैपिंग इत्यादि में देरी होती है, तकनीकी समस्याएं इसमें आती हैं, आर्थिक और व्यावसायिक यहाँ पर देखा जाए तो स्थितियां भी प्रशासन में या बीमा कंपनियों के द्वारा लेट लतीफी के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ भी यहाँ पर आपको पड़ता है। तो वो समस्याएं हैं, उसको फिर दूर करने के उपायों के बारे में भी बताइए कि किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन यहाँ पर एक नियम बना दिया जाए, जैसे सरकार बना देती है कि 30 दिन के अंदर आपको भुगतान करना जरूरी है, सभी के लिए अनिवार्य, एक तो नियमबद्ध यहाँ पे कानून बना दिया जाए। मैपिंग जो है ऑनलाइन आपको जैसे भी करना है, एकल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं भी इसमें आप लागू कर सकते हैं कि एक ही जगह से सारी इससे जुड़ी हुई समस्याओं का एक ही जगह से निस्तारण हो जाए, उसे किसानों को अलग अलग जगह पर चक्कर लगाने ना पड़े। जहां पर आपको कृषि का मैपिंग करना हो, उसका फाइलिंग का निस्तारण करना हो, मूल्यांकन करना हो, कितना मुआवजा मिलना है और उसके मुआवजे की उसके बैंक में यहाँ पर ट्रांसफर करना है, डीबीटी ट्रांसफर, वो सारी व्यवस्था अगर एक ही जगह पे हो जाती है तो इससे कृषि जोखिम प्रबंधन को भी फायदा, किसानों को भी फायदा है, जो देरी हो रही है उसमें भी कमी आएगी। तो ये सारे पहलुओं को आप इसमें हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कहता है। ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण निवारण नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार उद्योगों के 4 प्रकार के वर्गीकरण अर्थात लाल, हरा, नारंगी, सफेद के मापदंड क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण बनाया गया है, आगरा में देखा जाए तो ताज जो महल है, कह रहे हैं प्रदूषण कारण वो अपने रंग को खो रहा है, साथ ही प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा है जिससे लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है वहां की जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसके कारण। अब सरकार ने उस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उसको वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत कैसे किया, ये 4 जोन बना दिए। लाल का मतलब हुआ ऐसे इंडस्ट्री जिन्हें रेड जोन में जो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं, जैसे केमिकल हो गया, लेदर हो गया। दूसरा यहां पर देखा जाए हरा हो गया, नारंगी आ गया, फिर लाल के बाद नारंगी आता है। नारंगी देखा जाए तो ऐसा जो कि आपको मध्यम प्रदूषण करते हैं। फिर हरा आ गया जो कि कम प्रदूषण करते हैं, और फिर सफेद आ गया जो नगण्य प्रदूषण करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इनका क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। वर्गीकृत करने के साथ उनका क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है कि इनको कितने क्षेत्र में यहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्री लगेंगी और कौन सी यहाँ पर नहीं लगेंगी। जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं उनको बंद करने का भी काम है, या शहरों से बहुत दूर बसाने का काम किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर सरकार द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण की प्रक्रिया के निवारण नियंत्रण काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से एक विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी पावर हाउस के रूप में विकसित हो रहा है। इस कथन के समर्थन में राज्य में विकास और प्रगति के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो इसका उत्तर लिखने के लिए आपको कंपैरिजन बेस्ड उत्तर लिखना है। आप करीब 10 सालों का एक कंपैरिजन ले सकते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में कैसा था, उसके बारे में लिखिए। बीमारू स्थिति थी, कई सारे पहलू इसमें ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, स्वास्थ्य ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, औद्योगिकरण ले सकते हैं, कर के संग्रहण को ले सकते हैं, ऐसे कई सारे पहलुओं को उसका डेटा देना है। उसके बाद किस तरीके से एक पावर हाउस कैसे बन गया है विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी का, उसमें सरकार ने क्या क्या किया है, कौन सी पॉलिसी बनाई है, और वर्तमान समय में हम किस लेवल पे हैं, क्या क्या हमने बना लिया है, क्या अचीव किया है, उसका डेटा देना है। ठीक है, जैसे विनिर्माण के क्षेत्र में पहले कितने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आपके पास हाईवे थे, एक्सप्रेसवे थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं। पहले हमारे पास सूचना और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके पास कितने इस तरीके से साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंटेलिजेंस पावर हाउसेस थे, या फिर एक्सेलेंस सूचना एक्सेलेंस आपको सेंटर आपके बनाए गए थे, अभी यहाँ पर कितने हैं।
सरकार के द्वारा और कौन सी पॉलिसी बनाई गई है, उससे क्या क्या विकास हुआ है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ज़रूर दिखाइए। इंडस्ट्री हो गई, सूचना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गई, इसके अलावा अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, तो कई सारे अलग अलग क्षेत्रों को आप आधार बनाइए। वहाँ पे हमने क्या अचीव किया है और पहले हमारा क्या था, उसके बाद यहाँ पर आप कंपैरिजन करें कि इसमें सरकार की पॉलिसी का क्या रोल रहा, प्रशासन क्या क्या रोल रहा, और इससे यूपी आज वर्तमान समय में क्यों सबसे तेजी से विकसित होता हुआ राज्य। तो इस पहलुओं को ऐसे यहाँ पर लिखना है। एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड है, जहां पे आपको स्टैट अगर अच्छा है तो इस उत्तर को आप अच्छा जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में विज्ञान तकनीकी नवाचार में डीएसटी फिस्ट साथी के अनुसंधान सुविधाओं की भूमिका का योगदान कीजिए। अब देखिए, जो डीएसटी है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये विभाग के स्तर पे नीतियां पॉलिसीज बनाने का काम करती है। फिस्ट जो है वो वैश्विक विश्वविद्यालयों को कनेक्ट करने का काम करती है, स्थानीय स्तर विश्वविद्यालय जो नवाचार शोध का काम कर रही हैं। और तीसरा जो साथी है वो इनोवेशन लैब प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से इन तीनों के बारे में, इनके इंटरकनेक्शंस क्या हैं, जैसे कि अब डीएसटी ने आपको पॉलिसी बनाई कि प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के नवाचार को लेकर के हम किस तरीके की पॉलिसी ले रहे हैं, क्या आपको योजना रहेगी, इसमें इंडस्ट्री के लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, विश्वविद्यालयों के लिए क्या है, शिक्षा के स्तर पर क्या है, वो उन्होंने बना दिया। फिर यहाँ पर जो फिस्ट होता है उसको विश्वविद्यालयों के स्तर पर कॉलेजों के साथ मिलकर के पॉलिसीज बनाना, शिक्षा के नवाचार करना, शिक्षा में आपको विज्ञान और तकनीकी के पहलुओं को शामिल करना, अनुसंधान को यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर आपको तैयार करना, जिसमें नवाचार शोध के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा, शोध को और भी बेहतर यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, रिसर्च इत्यादि के लिए जो फिस्ट होती है वो इनोवेशन लैब प्रोवाइड कराई, जहां पढ़ने इत्यादि बाद आप वहां इनोवेशन कर सकते हैं, नई चीजों खोज कर सकते हैं और उसके प्रयोग को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक क्या होता है, इंटरकनेक्शन का काम हो गया। और इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीक का यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों के बारे में, तीनों की भूमिकाओं के बारे में, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में ही यहाँ पर आपको इस उत्तर में लिखना है, और फिर उसके बाद इंपैक्ट बताना है कि इंटरकनेक्शन से किस तरीके के फायदे हो रहे हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने और एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनाने के समग्र दृष्टिकोण पर प्रकाश दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने को लेकर डिजिटल यूपी प्रोग्राम्स हैं, साथ ही तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना हो गया, कई तरीके विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन जैसे चीजें हो गई, सरकार के यहाँ पर जो पॉलिसी बनाई गई है उसका प्रयोग हो गया, विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी नीति हो गई, उद्योगों को प्रोत्साहन जैसे काम हो गए, विश्वविद्यालयों के स्तर पर चीज़ें, शिक्षा के लेवल पर देखा है तो विज्ञान तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने को लेकर के शिक्षा में इसको शामिल करने के पहलू हो गए, इनोवेशन लैब हो गए। तो वो सारे पहलू, उनके प्रयोग, उनसे होने वाले लाभ, और यूपी का तेजी से देखा है, अभी हम कई सारी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स हो गए, चाहे सेंटर एक्सीलेंस विजन आपको प्लांट हो गए, तो ऐसी भी चीज़ें हम यहाँ पर बना रहे हैं। इनोवेशन और हाईटेक पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यूपी में तेजी से विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग, उसको बढ़ावा देना, ऐसी इंडस्ट्री को लगाना, उद्योग और साथ ही ऐसे रोजगार को उत्पन्न करना जो तकनीकी तौर पर यूपी को यहाँ पर एआई हब या फिर देखा जाए तो आईटी हब यहाँ के तौर पर विकसित करने की सरकार की योजना को अमली जामा पहनाते हैं। तो यूपी का ये पेपर अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक के पहलू, विज्ञान तकनीकी के पहलुओं के नीतियों से रिलेट है, साथ ही यूपी सरकार के यहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के पहलुओं को रिलेट करता है, यूपी के विकसित होने की कहानी को भी बयां करने कहीं ना कहीं कोशिश में की जा रही है कि पहले कैसा था और अब हम यहाँ पर कैसे हैं। उन पहलुओं को भी इसमें उन्होंने क्वेश्चंस के रूप में पूछा है। लिखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको करंट का अच्छा नॉलेज होना, स्टैटिक पोर्शन होना, योजनाएं पता होना और उसके इम्पैक्ट को एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम होना। ऐसा करते हैं तो आप इस उत्तर में, इस प्रश्न को में देखा जाए पेपर 6 में बहुत अच्छा आंसर कर सकते थे। नहीं कर सकते हैं तो अगर यूपीपीएससी 2026 में आप उत्तर देना, प्रश्न पेपर को देना है, मेंस लिखना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको पेपर 6 की तैयारी इसी तरीके से करनी होगी और ये सब कुछ आपको कराया जाएगा अगर आप मिशन एसडीएम के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस को लेकर के भी आपको गाइडेंस मिलेगी, सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रैटेजी होगी, क्लासेस होंगी और साथ ही आपके एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करने में भी आपकी सहायता की जाएगी। आज के सत्र में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे
कुछ और ऐसे यहाँ पर ऐसे पेपर्स को लेकर के जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी हेल्प करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।